देखिए, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के HSRA के सदस्यों को गिरफ्तार कर कुल 24 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। तो लाहौर षड्यंत्र केस में 74 क्रांतिकारियों के खिलाफ 74 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस के निर्णय के आधार पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस के निर्णय काकोरी कांड के नहीं, ध्यान रखिए, मेन बात यही इसी में यही है। 1930 में लाहौर षड्यंत्र केस के आधार पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को, इसीलिए 23 मार्च को हम शहीद दिवस भी मनाते हैं, है ना। इन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। कहाँ फांसी दी गई भैया? तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। जब लाहौर षड्यंत्र केस के आधार पर दिया गया था तो लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में फंस गए और जब आखिरी गोली स्वयं को मारकर शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मारपीट में फंस गए और आखिरी गोली स्वयं को मारकर शहीद हो गए चंद्रशेखर आज़ाद। पढ़ लेते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद, चित्तरंजन दास के स्वर्गवास के बाद बंगाल में क्रांतिकारी 2 गुटों में विभक्त हो गया है। पहला युगांतर गुट, दूसरा अनुशीलन गुट। नए क्रांतिकारियों में सर्वाधिक सक्रिय मास्टर सूरसेन का गुट था। नए क्रांतिकारियों में सर्वाधिक सक्रिय मास्टर सूरसेन का गुट था। सूरसेन को लोग प्यार से मास्टर दा कहते थे। सूरसेन को प्यार से क्या कहते थे भैया? सूरसेन को मास्टर दा कहते थे। सूरसेन ने ही इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूरसेन ने की थी। सूरसेन को प्यार से मास्टर दा कहते हैं, है ना। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य, इसके सदस्य प्रमुख रूप से अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, प्रीति लता वार्डेकर, कल्पना दत्त थे। अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, प्रीति लता वार्डेकर, कल्पना दत्त थी। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन के नेतृत्व में चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया गया और वहां पर अस्थायी सरकार का गठन कर सूरसेन स्वयं राष्ट्रपति बने। 1933 में सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और 1934 में सूरसेन को फांसी दे दी गई। प्रीति लता वार्डेकर ने पहाड़ तली कहाँ पर था? चटगांव में। प्रीति लता वार्डेकर ने पहाड़ तली में यूरोपियन क्लब पर छापा मारा और इसी दौरान ये प्रीति लता वार्डेकर मारी गई। इस पहली क्रांतिकारी बंगाल में जो मारी गई थी, कौन थी? प्रीति लता वार्डेकर थी। 1931 में कोमिल्ला की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधिकारी BG स्टीवेंसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1931 को कोमिल्ला की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधिकारी BG स्टीवेंसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई थी। अब बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में। क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण में पंजाब में नौजवान सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण में पंजाब में नौजवान सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना 1924 में भगत सिंह ने की थी। 1924 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना 1924 में की थी। इसके संस्थापक भगत सिंह छबीलेदास जसपाल थे। इसके संस्थापक थे। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन से थे? भगत सिंह छबीलेदास जसपाल थे। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के मंत्री थे। भगवती चरण बोरा ने चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर द फिलॉसफी ऑफ बम नामक दस्तावेज तैयार किया था।
अगर हम बात कर लें कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या था, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल, प्राचीन से मतलब संस्कृत का काल क्या था, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 से 500 ईसा पूर्व, है ना, 1500 से 500 ईसा पूर्व। प्राचीन के बाद क्या आता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। तो प्राचीन क्या था, 1500 से 500, तो ये होगा 500 से 1000 ईस्वी तक, है ना। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में कौन सा आता है, पहले संस्कृत आता है, संस्कृत के बाद क्या आता है, पाली। तो संस्कृत देखिए प्राचीन में आता है, उसके बाद जो कुछ आता है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट से देखिए हिंदी का निर्माण हुआ है, वो बात मैंने ऐसे बता दी आपको। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये 6वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ये किसके अंदर आती है, मध्यकालीन आर्य भाषाएं थी। या कोई आपसे पूछे कि पाली, प्राकृत या अपभ्रंश का काल क्या है, तो ये बताएंगे 500 से 1000 ईस्वी तक। तो प्राचीन, मध्य हो गया, फिर हो गया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल क्या था, ये था 1500 से 500, फिर 500 से 1000, फिर 1000 से अब आधुनिक क्या आएगा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल आएगा 1000 ईस्वी से अब तक। इसमें क्या आता है, आधुनिक में क्या आता है, हिंदी, बांग्ला, उड़ीसा, मराठी, सिंधिया, असमिया, पंजाबी, गुजराती। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी थी, प्रथम भैया भारत की प्रथम देश भाषा पाली थी। प्राचीन आर्य भाषा अगर कहे, प्राचीन आर्य भाषा क्या थी, प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत थी। मध्यकालीन आर्य भाषा मैंने बता दिया आपको क्या था, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और अपभ्रंश मत क्या आता है, अवभट आता है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट, अवभट से हिंदी का निर्माण हुआ है। देखिए अब जातिवाचक संज्ञा जैसे आम है या अमरूद है, तो ये आम या आदमी जा रहा है, तो आदमी से मतलब एक, जैसे मैंने कहा वह सोनू जा रहा है, वह आदमी जा रहा है, एक आदमी जा रहा है, तो आदमी के कहने से मतलब बहुत सारी जाति का बोध हो रहा है ना। अब जैसे अगर मैंने कहा सोनू जा रहा है, तो वो स्पेशल एक व्यक्ति होगा। तो अगर जाति व संख्या मतलब जिसके पीछे बहुत सारी वस्तु बोल, जैसे वह बिल्ली जा रही है, तो बिल्ली बहुत सारी नाम। अगर जैसे आम है, अगर वह दशहरी आम है, तो दशहरी आम ये जाति वचन नहीं, यह आम है, तो आम जो ये क्या है, ये बहुत सारे जिसके पीछे बोध का बोध हो, तो वह जातिवाचक संज्ञा होती है। देखिए स्वरों की संख्या कुल कितनी, तो स्वर कुल 11 है ना, स्वरों की कुल संख्या 11 है, और व्यंजनों की उसकी कुल संख्या 39 है, और मुख्य व्यंजन कितने हैं, मुख्य व्यंजन तो 33 है ना। और अगर हम बात कर ले हम कि स्वर क्या होते हैं, स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋण, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋण। तो स्वर कितने हैं, स्वरों की कुल संख्या 11 है, वो तो जानते हैं, लेकिन स्वर हैं कितने, स्वर हैं 4, व्यंजन है 7, है ना। स्वर हैं 4, व्यंजन कितने हैं 7, तभी तो स्वर कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर 4 होते हैं, व्यंजन 7, है ना, तभी तो कुल जाकर 7 4 11 होते हैं। कुल स्वरों की कुल संख्या 11 है, जिसमें स्वर 4 हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋण। और व्यंजन क्या आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋण। उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, ए, इद, ए, ऐ, ओ, औ। हाँ देखिए जो कुल 39 व्यंजन होते हैं, ये देखिए कैसे इसको बांटते हैं, 39 व्यंजन कैसे बांटेंगे, मूल व्यंजन में, फिर संयुक्त व्यंजन में, फिर दिग्विजय, उच्छेद, ये अतिरिक्त व्यंजन। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 39 को 33, 4, 37, 2, 39, 33 व्यंजन में, 39 कुल व्यंजन में कितने व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन होते हैं, 3 मुख्य होते हैं, और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, और दिग्विजय, उच्छेद या अतिरिक्त डा ढा 2 होते हैं, ठीक है। और मूल व्यंजन 33 भी डिवाइड हो जाते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ, उसमें स्पर्श 25, अंतःस्थ 4, उसमें 4। फिर स्पर्श देखिए डिवाइड हो जाते हैं, के, टी, एम, एम, डी, एच। और मेन बात तो ये, अगर कोई पूछे कि असमान स्वर क्या है, एक सजातीय स्वर होता है, एक विजातीय स्वर। जैसे बड़ा लिखा, तो बड़ा को कैसे तोड़ सकते हैं, छोटा प्लस छोटा में, बड़ी लिखना है उसको कैसे तोड़ सकते हैं, छोटी प्लस छोटी में। बड़ा को लिखना तो छोटा हो प्लस छोटा हो लिख सकते हैं ना। इसी तरह अब इसे अगर ए को तोड़ना तो कैसे तोड़ेंगे, ए को तोड़ना तो आ धन ई, छोटा या बड़ा आ, लेकिन जनरली छोटा है, छोटा आ प्लस छोटी ई क्या होता है, ए होता है। हाई क्या होता है, हाई कब होगा, जब छोटा आ धन ए होगा, छोटा आ धन ए होगा तो आई होगा। इसी तरह ओ कब होता है, छोटा आ धन ऊ, छोटा आ धन ऊ क्या होता है, ओ होता है। और औ कब होगा, छोटा आ धन ओ होगा, तब क्या होगा, औ होगा। देखिए व्यंजन के 3 भाग होते हैं, मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और दिग्विजय, उच्छेद व्यंजन। देखिए
कौन सा तापांतर ग्रह है जिसमें तापांतर ग्रह सर्वाधिक होता है? बुध ग्रह तापांतर होता है ना। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र होता है, लेकिन सर्वाधिक तापांतर ग्रह कौन सा? सर्वाधिक तापांतर ग्रह बुध है, बल्कि जबकि सबकी सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह, शाम की तरह भोर तारा। इसमें शुक्र ग्रह देखिए 95% का पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है ना। अगर मंगल की बात कर लें तो मंगल में देखिए ओजोन परत जो है नहीं पाई जाती है। देखिए अब कोई आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, तो पृथ्वी एक ग्रह है, तो जीवन संभव नहीं। अगर ये पूछे कि पृथ्वी के अलावा कौन सा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, तो पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, लेकिन पृथ्वी पर ओजोन परत है, लेकिन मंगल ग्रह पर ओजोन परत की अनुपस्थिति के कारण मंगल पर जीवन अभी कोई नहीं रह रहा वहाँ पे, है ना। मंगल ग्रह का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो मंगल से देखिए ये याद करते हैं, मंगल के दिन हनुमान जी का होता है, तो हनुमान जी क्या होते हैं? युद्ध के देवता होते हैं, तो मंगल ग्रह को हम युद्ध का देवता भी कहते हैं। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष के परितः कितने घंटे घूमती है, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी कह देते हैं पृथ्वी अपने अक्ष में 24 घंटे घूमती है, लेकिन 24 घंटे में नहीं घूमती, हम कह देते हैं 24 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः, देखिए अक्ष के परितः, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष के परितः कितने घंटे घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमने से क्या कहते हैं भैया? देखिए परिभ्रमण या घूर्णन। अपने अक्ष के परितः को घूमना को क्या कहते हैं भैया? घूर्णन या परिभ्रमण। और पृथ्वी अपने अक्ष के परितः कितने दिन घूमती है, तो 23 घंटा 56 मिनट, अर्थात 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, जिसको कहते हैं परिभ्रमण या घूर्णन। 23 घंटा 56 मिनट। जबकि पृथ्वी सूर्य के परितः कितने दिन में घूमती है, तो पृथ्वी का सूर्य के परितः घूमने चक्कर होता है, हम जानते हैं 365 दिन। 365 दिन में कुछ समय होता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पृथ्वी किसी दूसरे अक्ष के परितः परिक्रमा करती है, तो इसे क्या कहते हैं भैया? परिक्रमण काल। एक होता है परिभ्रमण, एक होता है परिक्रमा। तो परिक्रमण गति है ना, परिक्रमण गति एक होती है परिक्रमा गति। तो परिक्रमा गति जो होती है वो दूसरे के चक्कर लगाते हैं, है ना, परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा देखिए दूसरे की करते हैं वैसे, तो परिक्रमा पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, तो परिक्रमा चाल या गति कितनी करता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। तो देखिए पृथ्वी का, देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, जिसे क्या कहते हैं? परिक्रमण। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष के परितः गति से क्या कहते हैं? घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। तो पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः घूमने से, अर्थात परिभ्रमण या घूर्णन गति से दिन या रात होते हैं। अगर पूछे कि पृथ्वी के दिन या रात किस गति से होते हैं, तो पृथ्वी के दिन या रात परिभ्रमण या घूर्णन गति से होते हैं। जबकि मौसम संबंधी परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमा गति से परिक्रमण गति से, मौसम संबंधी परिवर्तन जो होते हैं वो पृथ्वी की परिक्रमण गति से होते हैं, जबकि दिन और रात परिभ्रमण से होते हैं। अब बात कर लेते हैं सौर दिवस क्या होता है और नक्षत्र दिवस क्या होता है। तो देखिए सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में कितने समय का अंतर होता है, तो सौर दिवस और नक्षत्र दिवस में 4 मिनट का समय या अंतर होता है। सौर दिवस क्या है? सौर दिवस 24 घंटे का ही होता है। क्या कहते हैं भैया? सौर दिवस जो है 24 घंटे का होता है, जबकि नक्षत्र दिवस जो है 23 घंटा 56 मिनट का होता है। देखिए सौर दिवस 24 घंटे का होता है और नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है, जो नक्षत्र दिवस होता है इतने ही देर में पृथ्वी अपनी अक्ष का चक्कर लगाती है। वो तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। अगर कल पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा, तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई क्या है? 8,848.86 मीटर। और पृथ्वी का अगर सबसे गहरा बिंदु पूछे तो मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप पर है, 11,033 मीटर।
देखिए, पृथ्वी के बाद एक तरीके से मंगल है जहाँ पर जीवन संभव है। तो जैसा कि पृथ्वी जो है एक चक्कर 365 दिन में लगाती है, पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है, तो उससे दुगना समय मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा, मंगल ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी से दुगने समय लगाती है, अर्थात मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है। तो यहाँ से हमको क्लियर हो रहा है कि पृथ्वी की अपेक्षा मंगल ग्रह पर जब दोगुना समय लेता है तो यहाँ पे दोगुना ठंडी पड़ेगी, दोगुना गर्मी पड़ेगी, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी के सापेक्ष मंगल ग्रह पर ठंडी या गर्मी में क्या परिवर्तन होता है, तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी की अपेक्षा दोगुना, है ना। जैसे अगर ये पूछे कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की अपेक्षा अधिक गर्मी या अधिक ठंडी होगी, तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी की अपेक्षा मंगल ग्रह पर अधिक ठंडा होगा, है ना, अधिक ठंडा होगा। मतलब ठंडी में अधिक ठंडी होगी, गर्मी में क्या होगी, अधिक गर्मी होगी। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव है, जबकि मंगल ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव 24.5 डिग्री झुकाव है ना। मंगल ग्रह 24.5 डिग्री का झुकाव होने के कारण मंगल ग्रह पर मौसम परिवर्तन पृथ्वी की तरह होते हैं। का झुकाव होने के कारण मंगल ग्रह पर भी मौसम परिवर्तन पृथ्वी की तरह होते हैं। मंगल ग्रह पर मौसम की अवधि पृथ्वी की अपेक्षा दोगुनी होती है तथा मौसम और भी ठंडी होती है। मतलब पृथ्वी की अपेक्षा मंगल ग्रह पर मौसम और भी ठंडे होते हैं। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो निक्स ओलंपिया स्थित है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना है। मंगल ग्रह पर ओलंपस मेसी नामक मौसी ज्वालामुखी है ना। मौसी क्या है, ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह पर ओलंपस मेसी नामक ज्वालामुखी पाया जाता है। मंगल ग्रह पर ओजोन परत नहीं, इसलिए जीवन संभव नहीं है ना। अगर हम बात कर लें कि बृहस्पति ग्रह की, देखिए अंतर्ग्रह क्या होता है, अंतर्ग्रह 4 ग्रह होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, है ना। उसके बाद जो अंदर आते हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण, तो इसे कहते हैं गैसीय ग्रह, क्योंकि उन्हें दूरी बढ़ने पर क्या होता है, गैसीय ग्रह इसे कहते हैं बृहस्पति शनि अरुण वरुण को गैसीय ग्रह कहते हैं, या वाह्य ग्रह कहते हैं, या जैवियन ग्रह कहते हैं ना। क्योंकि हम बृहस्पति ग्रह को क्या इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, इसलिए इसको जैवियन ग्रह कहते हैं। या बृहस्पति ग्रह की खोज जो है गैलीलियो ने की थी, इसलिए इसे हम इन ग्रहों को, मतलब इन चारों ग्रहों को गैलीलियन उपग्रह भी कहते हैं। देखिए, बृहस्पति ग्रह को हम मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। बृहस्पति मतलब आकार में बहुत बड़ा है, इसलिए इसे लघु सौर तंत्र की उपमा दी जाती है। भैया, बृहस्पति ग्रह को क्या कहते हैं, बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र की उपमा दी जाती है ना। सूर्य की परिक्रमा की दूरी, देखिए बृहस्पति जो है सूर्य की परिक्रमा कितने में करता है, तो 11.86 या 11.9 या एक तरीके से 12 वर्ष, है ना। तो 12 वर्ष में बृहस्पति जो है सूर्य के में चक्कर लगाता है। तो सही आंसर 11.8 होगा। 11.8 नहीं है, 11.86 नहीं, तो 11.9 नहीं तो 12 वर्ष, है ना। बृहस्पति जो है 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं, लो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। साथ ही साथ पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, गैनीमीड ही है। गैलीलियो ने ही बृहस्पति गैनीमीड की खोज की थी, इसलिए गैलीलियो ने गैनीमीड की खोज की थी, इसलिए इन्हें गैलीलियो ग्रह भी कहते हैं ना। अगर हम बात कर लें काफ़ी बोर्ड कहाँ, तो काफ़ी बोर्ड बंगलुरु, है ना। देखिए, कर्नाटक के राज्य है, कर्नाटक के अंदर एक बंगलुरु एक शहर है, बंगलुरु का एक शहर है। तो काफ़ी बोर्ड कहाँ है, बंगलुरु है। और बंगलुरु शहर कहाँ पे, कर्नाटक में है। रबर बोर्ड कहाँ है, कोट्टायम केरल। काफ़ी कर्नाटक, रबड़ केरल। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। तम्बाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र, है ना। अगर बात कर लें हम राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड विकास बोर्ड हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
है ना। डेयरी विकास बोर्ड की बात आएगा और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र आएगा। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा होगा। लेकिन जब कहेगा डेयरी अनुसंधान संस्थान तो करनाल हरियाणा, लेकिन जब कहेगा डेयरी विकास बोर्ड तो ट्रिक याद करेंगे आनंद गुजरात। मतलब कि आनंद का विकास डेयरी से हुआ, आनंद का विकास डेयरी बोर्ड से हुआ, आनंद का जो विकास है वो डेयरी बोर्ड से हुआ है। मतलब कि डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है, डेयरी विकास बोर्ड आनंद में, आनंद कहाँ पड़ता है, गुजरात में। काफ़ी अनुसंधान केंद्र जब पूछे काफ़ी अनुसंधान केंद्र तो काफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो काफ़ी अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पे है, चिकमंगलूर कर्नाटक में है। लेकिन अगर कहे केंद्रीय काफ़ी अनुसंधान केवल कहेगा काफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, काफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर कर्नाटक में, कहेगा केंद्रीय काफ़ी अनुसंधान संस्थान तो केंद्रीय काफ़ी हो जाएगा कुर्ग जिला। केंद्रीय काफ़ी क्या होगा, कुर्ग जिला कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। वैसे हम जानते हैं काफ़ी कर्नाटक में पड़ता है ना। काफ़ी कर्नाटक और रबर केरल। तो केंद्रीय काफ़ी अनुसंधान कहाँ पे है, कुर्ग जिला कहाँ पे, कर्नाटक में। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर राजस्थान। केंद्रीय कृषि अनुसंधान, देखिए केंद्रीय कृषि जब कहेगा तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्रीय कृषि पोर्ट ब्लेयर है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, नई दिल्ली में है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी और नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। कर्तन दहन प्रणाली किस कृषि को कहते हैं, तो कर्तन दहन प्रणाली झूमिंग कृषि को कहते हैं। पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान झूमिंग कृषि कहते हैं। देखिए झूमिंग कृषि को हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं, क्योंकि कभी इस राज्य में करते हैं कभी उस राज्य में करते हैं। मतलब इसको हम जगह जगह बदलते रहते हैं, इसकी कोई स्थान निश्चित नहीं रहता है। इसलिए इसका स्थानीय नाम मैं बता रहा हूँ। झूमिंग कृषि के स्थानीय नाम, जैसे कि पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। और मध्य प्रदेश मतलब बुंदेलखंड एरिया में है। मध्य प्रदेश कहाँ पर है, बुंदेलखंड में। तो मध्य प्रदेश में झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं, बेवर या दहिया, ये सब झूमिंग कृषि के ही स्थानांतरित नाम हैं। दीपा छत्तीसगढ़, पेड़ा या पोड़ आंध्र प्रदेश, कुमारी मतलब केरल पश्चिमी घाट, कुरुआ झारखंड, खिल हिमाचल प्रदेश, बोगमा मेघालय। विश्व में अगर बात करें कि विश्व में झूमिंग कृषि को कैसे जानते हैं, है ना, तो विश्व में जो है तमराई के नाम से, है ना। तो अब लिख दिया झूमिंग कृषि के अन्य नाम विश्व में बात कर ले, है ना। तो विश्व में तमराई में मतलब तमराई में झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं, थाईलैंड क्षेत्र। विश्व के नाम भी है यार, मतलब कि विश्व के नाम जो है ये हैं। थाईलैंड में झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं, तमराई, है ना। इसी तरह मिल्पा किस देश में कहते हैं झूमिंग कृषि को, तो मिल्पा कहते हैं मध्य अमेरिका। जुमा सुमात्रा कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में। रोका ब्राज़ील, लदांग मलेशिया, रे वियतनाम, मसोले मध्य अफ्रीका, चेना श्रीलंका, कैगिन फिलीपींस। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गार्ड ने किया था। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन, तो विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग। भारत में कौन है, एम एस स्वामीनाथन। जो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं, नॉर्मन बोरलॉग का जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। जबकि इनका शोध संस्थान कहाँ है, मैक्सिको में है। नॉर्मन बोरलॉग की बात कर रहे हैं। नॉर्मन बोरलॉग का जन्म अमेरिका में हुआ था। नॉर्मन बोरलॉग का जन्म अमेरिका में हुआ था। शोध कार्य संस्थान का मैक्सिको में था। और नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1970 में। सर्वप्रथम कॉफ़ी कहाँ उत्पादन किया गया, तो सर्वप्रथम काफ़ी सबसे पहले उत्पादक बाबा बुदन की पहाड़ियों पर किया गया था, है ना। देखिए वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है। वाक्य भाषा की क्या पूर्ण इकाई। देखिए वाक्य के दो खंड होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक क्या होता है, प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, उद्देश्य। सब्जेक्ट एक कहते हैं प्रेडिकेट, तो उद्देश्य को क्या कहते हैं, विधेय, है ना। तो उद्देश्य क्या होता है या सब्जेक्ट क्या होता है, तो जिसके बारे में कहा जाए, जैसे, है ना, जिसके बारे में कहा जाए। जैसे प्रधानमंत्री ने हाल ही में अमेरिका की यात्रा संपन्न किया, तो
जिसके बारे में कहा जाए वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता कहते हैं, उद्देश्य लिखा है इसमें, उद्देश्य कहते हैं। तो ये क्या है, उद्देश्य है। और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ ये सब क्या है, प्रेडिकेट है ना। जो बात कही जाए या जो कुछ कहा जाए वो क्या है, विधेय है। जो कुछ कहा जाए वो विधेय है या ऑब्जेक्ट है। और जिसके बारे में कहा जाए वह सब्जेक्ट या उद्देश्य है। अब बात करने वाले हैं उपवाक्य के बारे में। देखिए, शब्द समूह का भाग जो अपना निश्चित अर्थ प्रकट करे और किसी वाक्य का भाग होता है। वाक्य का भाग होता क्या होता है, उपवाक्य होता है ना। उपवाक्य 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य की पहचान क्या होती है कि बीच में की लगा होगा। जो संतोष ने फ़ोन किया कि वह नहीं पढ़ाएगा, तो की जो है ये क्या दिखाता है, संज्ञा उपवाक्य को दिखाता है। उसी तरह विशेषण उपवाक्य क्या होता है, विशेषण उपवाक्य जैसे जो, जैसा, जितना, ये होगा तो क्या होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। वह मजदूर कॉमा जो काम करता था वह काम नहीं करेगा, तो जो आया, जो, जैसा, जितना क्या दिखाता है, विशेषण उपवाक्य को दिखाता है। उसी तरह क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है, जब, ज्यों, यद्यपि, जहाँ, जिधर शब्द का प्रयोग होता है। क्या कहते हैं, जब, ज्यों, जब, जो, यद्यपि, जहाँ, जिधर, तो होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब हवा चलती है तो तब बारिश होती है, तो ये क्या क्रिया विशेषण है। अब बात करने वाले हैं पदबंध, या इसे क्या कहते हैं, वाक्यांश, मतलब वाक्य का एक अंश है ना। पदबंध या वाक्यांश किसे कहते हैं, तो वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो दें किंतु पूरा अर्थ स्पष्ट न दें, तो पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। जैसे लिखा है, राम जन्मभूमि मंदिर है, राम जन्मभूमि मंदिर है। तो ये देखिए वाक्य का यह एक तरीके से वाक्य का एक छोटा सा भाई के जैसे कहते हैं पदबंध या वाक्यांश है ना। मतलब क्या कर रहा है, इसमें अधिक परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देंगे किंतु पूरा अर्थ नहीं देंगे, तो क्या क्या कहलाएगा, पदबंध या वाक्यांश। पदबंध का शब्द क्रम निश्चित होता है। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं। पदबंधों की परस्पर संबद्धता एवं क्रमबद्धता वाक्य का निर्माण करता है। जहाँ पदबंध केवल पद समूह के रूप में सीमित रहता है, वह क्रिया का अभाव होता है। कहने का मतलब है कि पदबंध में क्रिया नहीं होता है, जबकि उपवाक्य में क्रिया विद्यमान रहती है। जैसे है ना, ये ध्यान रखिएगा आप, उपवाक्य में जो है, क्योंकि उपवाक्य पदबंध बात एक ही, उपवाक्य मतलब वाक्य का छोटा भाई, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। उसी तरह पदबंध, तो पदबंध उपवाक्य में इतना अंतर है कि उपवाक्य में जो है क्रिया विद्यमान रहती है, जबकि पदबंध में क्रिया नहीं विद्यमान रहती। जैसे ही भगवान पधारे, जैसे ही भगवान मतलब विराजमान कर दर्शन दें, या पधारे मतलब का एक तरीके से आए, या क्रिया है। तो किसका एग्जाम्पल है, उपवाक्य का। अगर वाक्य में, अगर किसी वाक्य के खंड में अगर क्रिया है तो वह उपवाक्य कहलाएगा। अगर क्रिया नहीं है, जैसे राम जन्मभूमि मंदिर है, तो यह क्या है, पदबंध, इसमें क्रिया नहीं है ना। किसी वाक्य में आकांक्षा, योग्यता, अन्विति का मतलब तरीके से दूसरा नाम क्या, क्रम। अन्विति का मतलब अर्थ क्या होता है, क्रम होता है। किसी वाक्य में आकांक्षा, योग्यता और अन्विति का होना आवश्यक होता है। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तभी एक वाक्य बनता है। तो आकांक्षा, योग्यता और अन्विति। तो आकांक्षा उसे कहते हैं किसी वाक्य के एक पद को सुनने के पश्चात दूसरे पद को जानने के लिए जो मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसे आकांक्षा या जिज्ञासा कहते हैं। आकांक्षा का दूसरा मतलब क्या है, जिज्ञासा। मैंने चाय पिया, लेकिन क्या, एक पद तो कहा, अब दूसरा पद जिज्ञासा है। हमको जानने का मन कर रहा है कि हाँ मैंने चाय पिया, लेकिन क्या, कड़वी है कि खट्टी की बेकार है ना। और दूसरा बात क्या करते हैं, योग्यता। जब वाक्य में प्रत्येक पद अर्थबोध की उत्पत्ति में सहायक बने तो समझना चाहिए कि उसमें योग्यता विद्यमान है। जैसे राम ने नहाया और प्रार्थना किया। तो जब वाक्य में प्रत्येक पद अर्थ की उत्पत्ति में सहायक बने तो वह समझना चाहिए कि योग्यता विद्यमान है। किसी वाक्य में पदानुक्रम की विधिवत व्यवस्था अन्विति या क्रम कहलाता है। किसी वाक्य में पदानुक्रम की विधिवत व्यवस्था जो है अन्विति कहलाता है ना। चयन, क्रम, परिवर्तन, एक तरीके से आकांक्षा का अर्थ क्या है, चयन, क्रम, परिवर्तन वाक्य कहलाता है। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, अर्थात एक कर्ता द्वारा एक क्रिया के संपन्न होने की सूचना मिलती है, वहाँ सरल वाक्य होता है। जैसे सीता गा रही है, मोहन पढ़ता है। उसी तरह संयुक्त वाक्य क्या है,
तो जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त अन्य अधीन दूसरा वाक्य हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जो लड़के अच्छे होते हैं कॉमा वे परिश्रमी होते हैं। हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में लौट कर आएंगे। तो ये क्या मिश्रित वाक्य है ना। उत्पत्ति के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधि, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, विस्मयादि, संदेह, इच्छा, संकेत। विधि के बाद सूचक नहीं लगाया है, सब में सूचक लगा देंगे। मैंने जल्दी में लिख दिया है विधि, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, विस्मयादि, संदेह, इच्छा, सूचक। मतलब कि सरल वाक्य में एक सब्जेक्ट होगा, एक क्रिया हो, जब एक सब्जेक्ट होगा एक क्रिया होगा। मिश्रित वाक्य में 2 सब्जेक्ट होंगे तो 2 क्रिया होंगे। इसी तरह संयुक्त वाक्य में 2 से अधिक जब सब्जेक्ट हों, 3, 4 है ना, तो क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा।